नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आधुनिक कर्तव्यनिष्ठ पुत्रवधू व पत्नी। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने साथ काम करने वाली किसी भी लड़की से प्रकाश औपचारिक बातचीत से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं बढ़ाता था। एक रोज़ एक रिपोर्ट बनाने के लिए उसे और प्रिया को ऑफिस बंद होने के बाद भी रुकना पड़ा और जाते जाते बॉस ने ताकीद कर दी, प्रिया को घर जाने में कुछ परेशानी हो तो देख लेना प्रकाश। पार्किंग में आने पर प्रिया को अपनी एक्टिवा स्टार्ट करने की असफल कोशिश करते देख प्रकाश ने कहा, इसे आज यहीं छोड़ दो प्रिया, ठोक पीट कर स्टार्ट कर भी ली तो रास्ते में परेशान कर सकती है। कल मैकेनिक को दिखाने के बाद चलाना। ठीक है, सागर से कहती हूँ पिक कर ले, प्रिया ने मोबाइल निकालते हुए कहा। वह 15-20 मिनट में आ जाएगा, उसे बुलाने से बेहतर है मेरी बाइक पर चलो, प्रकाश बोला। लेकिन मेरा घर दूसरी दिशा में है, तुम्हें लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। यहाँ खड़े रहने से बेहतर होगा तुम मेरे साथ चलो, वैसे भी तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर तो जाऊँगा नहीं। बात प्रिया की समझ में आई और वह प्रकाश की बाइक पर बैठ गई। घर पहुँचने पर प्रिया का आग्रह करके प्रकाश को अंदर ले जाना स्वाभाविक ही था। अपने पापा उमेश, माँ उर्मिला, छोटी बहन सिया और जुड़वा भाई सागर से उसने प्रकाश का परिचय करवाया। ओह, मैं समझा था सागर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, सो तुम्हें लिफ्ट देने में कोई खतरा नहीं है, प्रकाश बेसाख्ता कह उठा। बेफिक्र रहो, सागर के रहते मुझे बॉयफ्रेंड की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, प्रिया हंसी। इसे छोड़ने आने के चक्कर में तुम्हें घर जाने में देर हो गई, उर्मिला ने कहा। कोई बात नहीं आंटी, घर जाकर अकेले चाय पीता, यहाँ सबके साथ नाश्ता भी कर रहा हूँ। उर्मिला को उसकी सादगी अच्छी लगी। उसने प्रकाश के परिवार के बारे में पूछा। प्रकाश ने बताया कि उसके कोई भाई बहन नहीं हैं, माता पिता यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक थे। अब उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रत्याशियों के लिए अपना कोचिंग कॉलेज खोल लिया है। छोटी सी फैमिली है मेरी। आपके यहाँ सबके साथ रौनक में बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है, प्रकाश ने प्रिया के भाई बहन की ओर देखते हुए कहा। आज पहली बार मम्मी पापा से शिकायत करूँगा कोई बहन भाई न देने के लिए। अब मम्मी पापा तो बहन भाई दिलाने से रहे, यहीं आ जाया करो सबसे मिलने, हमें भी अच्छा लगेगा, उमेश ने कहा। जी जरूर, अभी चलता हूँ, पापा के आने से पहले घर पहुँचना है। देर से पहुँचने पर पापा नाराज होंगे, सागर ने पूछा। नाराज तो नहीं, लेकिन मायूस होंगे, जो मुझे पसंद नहीं है, प्रकाश ने उठते हुए कहा। पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं उन्हें। उसके बाद ऑफिस में तो दोनों के ताल्लुकात पहले जैसे ही रहे, लेकिन जब तब प्रिया पापा की ओर से घर आने का आग्रह करने लगी, जिसे प्रकाश तुरंत स्वीकार कर लेता था। एक रोज यह सुनकर कि प्रकाश को बिरयानी बहुत पसंद है, उमेश ने कहा। हमारे यहाँ हर एक छुट्टी के दिन रोज बिरयानी बनती है, कभी लखनवी, कभी हैदराबादी, तो कभी अमृतसरी। तुम किसी रविवार को लंच पर आ जाओ। रविवार की दावत तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता अंकल, क्योंकि एक रविवार ही तो मिलता है पापा के साथ लंच करने को, तो पापा को भी यहीं ले आओ। हाँ, यही ठीक रहेगा, प्रकाश फड़क कर बोला। पापा को भी बिरयानी बहुत पसंद है, तो ठीक है, इस रविवार को तुम पापा मम्मी के साथ लंच पर आ रहे हो, मुझे उनका नंबर दो, मैं स्वयं उनसे आने का आग्रह करूँगी, उर्मिला ने कहा। इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है आंटी, पापा मेरे कहने से ही आ जाएंगे। मम्मी तो शुद्ध शाकाहारी हैं, इसीलिए हमारे यहाँ यह सब नहीं बनता। मम्मी को फिर कभी ले आऊँगा,
रविवार को मुझे और पापा को ही आने दीजिए, कहकर प्रकाश चला गया। रविवार को प्रकाश अपने पापा राजेश के साथ आया। उमेश और उर्मिला को राजेश बहुत सहज और मिलनसार व्यक्ति लगे और बाप बेटे के आपसी लगाव व तालमेल ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। इतनी स्वादिष्ट चिकन बिरयानी तो नहीं, लेकिन रीना भी उंगलियां चाटने वाली मटर की कचौड़ी और अचारी आलू वगैरह बनाती है। राजेश ने कहा, अगले रविवार को आप सब हमारे यहाँ आ रहे हैं। उमेश और उर्मिला शर्त मान गई। उमेश, उर्मिला और प्रिया रविवार को प्रकाश के घर पहुँच गए। रीना भी बाप बेटे की तरह ही मिलनसार और हंसमुख थी। कुछ ही देर में दोनों परिवारों में अच्छा तालमेल हो गया और वातावरण सहज व अनौपचारिक। उर्मिला किचन में रीना का हाथ बटाने चली गई। राजेश ने बड़े शौक से सबको अपना पूरा घर दिखाया और फिर आने का अनुरोध किया। जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले रीना बहन को हमारे यहाँ आना है। उर्मिला ने कहा, आप न कहती तो भी मैं इसे लेकर आने वाला ही था और आऊँगा भी। राजेश के कहने के अंदाज पर सभी हंस पड़े। एक रोज प्रकाश लंच ब्रेक में प्रिया के पास आया। मेरे पापा मम्मी तुम्हारे घर हमारी शादी की बात करने जा रहे हैं और यह तुम भी जानती हो कि तुम्हारे घर वाले इनकार नहीं करेंगे, लेकिन इससे पहले कि तुम हाँ कहो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ अपने और अपने परिवार के बारे में। मेरे जीवन में हमेशा सर्वोच्च स्थान मेरे पापा का ही रहेगा, क्योंकि उनके मुझ पर बहुत एहसान हैं। वे मेरे जन्मदाता नहीं हैं। उनका देहांत तो मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था। वैसे तो पापा भी वहीं पढ़ाते थे जहाँ मम्मी, लेकिन वे मेरे मामा के दोस्त भी थे, सो अक्सर घर पर आया करते थे और मेरे साथ बहुत खेलते थे। एक रोज मामा से यह सुनने पर कि घर में मम्मी की दूसरी शादी की चर्चा चल रही है, उन्होंने छूटते ही पूछा, प्रकाश का क्या होगा? शादी ऐसे व्यक्ति से ही करेंगे जो प्रकाश को अपने बेटे की तरह अपना मानेगा। मामा ने जवाब दिया, इसकी क्या गारंटी होगी कि शादी के बाद वह अपनी बात पर कायम रहेगा? पापा ने प्रश्न किया। ऐसे रिश्तों में तो हमेशा ही गारंटी से ज़्यादा रिस्क रहता है, जो लेना पड़ता ही है। मामा ने फिर जवाब दिया, प्रकाश बहुत प्यारा बच्चा है, उसके साथ कोई रिस्क नहीं होनी चाहिए। मैं वादा करता हूँ प्रकाश को आजीवन पिता का प्यार दूंगा। रीना की शादी मुझसे कर दीजिए। पापा ने छूटते ही कहा। मम्मी के घर वाले तो तुरंत मान गए, लेकिन पापा के घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसीलिए पापा ने उनसे रिश्ता तोड़कर मेरे मुंह में पुश्तैनी जायदाद भी छोड़ दी। यही नहीं, पापा उस समय IAS प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन शादी के बाद उन्होंने पढ़ाई की बजाय अपना सारा ध्यान मेरे लालन पालन में लगा दिया और परीक्षा नहीं दी, क्योंकि उन्हीं दिनों मम्मी का ऑपरेशन हुआ था और उनके लिए कई सप्ताह तक बेड रेस्ट अनिवार्य था। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पापा ने अपना अस्तित्व ही मुझ में लीन कर दिया है। अब यह मेरा कर्तव्य है कि आजीवन पापा की खुशी को ही अपनी खुशी समझूं। शादी के बाद मेरी पत्नी को भी यह दायित्व निभाना पड़ेगा। जानता हूँ प्रिया, घर वाले ही नहीं, हम दोनों भी एक दूसरे को चाहने लगे हैं। फिर भी हाँ करने से पहले मैं चाहूँगा कि तुम अच्छी तरह से सोच लो। तुम्हें उम्र भर संयुक्त परिवार में रहना होगा, और वह भी पापा मम्मी की आज्ञा या इच्छानुसार। पापा बहुत सुलझे हुए सहृदय व्यक्ति हैं और तुम्हारी मम्मी भी। उनके साथ रहने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर होगी भी तो उसकी शिकायत मैं कभी तुमसे नहीं करूँगी। प्रिया ने दृढ़ स्वर में कहा। करोगी भी
तो मैं सुनूंगा नहीं, यह अच्छी तरह समझ लो। प्रकाश के स्वर में चुनौती थी। जल्दी ही दोनों की शादी तय हो गई, लेकिन तुरंत बाद ही एक अड़चन आ गई। ऑफिस के नियमानुसार वहाँ पति पत्नी एक साथ काम नहीं कर सकते थे। प्रिया ने बेहिचक नौकरी छोड़ दी। हनीमून से लौटने के बाद वह भी रीना और राजेश के साथ कोचिंग कॉलेज में जाने लगी। उसने वहाँ ऑफिस की सब व्यवस्था संभाल ली जो अब तक राजेश संभालते थे। यह सब करने में वह राजेश के और भी करीब आ गई। वैसे भी बहुत स्नेह करते थे वे उससे। यह काम संभाल कर तुमने मुझे बहुत राहत दी है प्रिया। थक जाता था पढ़ाने और फिर उसके बाद यह सब सिर खपाई वाले काम करने में। काम इतना ज़्यादा भी नहीं है कि इसके लिए किसी को नियुक्त करूं। एक रोज राजेश ने कहा, ऐसा है पापा, तो यह काम अब आप मुझ पर ही छोड़ दीजिए। दूसरी नौकरी मिलने के बाद भी मैं इसके लिए समय निकाल लिया करूँगी। प्रिया ने कहा, मेरे लिए यानी अपने व्यथित पापा के लिए भी कभी थोड़ा समय निकाल सकोगी प्रिया? राजेश ने कातर भाव से पूछा। प्रिया चौंक पड़ी। क्या कह रहे हैं पापा? आप और व्यथित? मम्मी और प्रकाश को पता चल गया तो वे आपसे भी अधिक व्यथित हो जाएंगे। उन दोनों को तो पता भी नहीं चलना चाहिए। वैसे भी वे कुछ नहीं कर सकते। तो कौन कर सकता है पापा? तुम, केवल तुम प्रिया। राजेश ने बड़े विवश भाव से कहा। वह कैसे पापा? प्रिया ने सहमे स्वर में पूछा। मेरी व्यथा, मेरी करुण कहानी सुनोगी? जरूर पापा, अभी सुना दीजिए ना। अभी तो आपकी क्लास भी नहीं है। लेकिन यहाँ नहीं, लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी मेरे साथ? चलिए, एनीथिंग फॉर यू पापा। मैडम को कह देना हम लाइब्रेरी जा रहे हैं। अगर लौटने में देर हो जाए तो वे मेरी क्लास में कल रात तैयार किया प्रश्न पत्र बांट दें। राजेश ने चपरासी से कहा और प्रिया के साथ बाहर आ गया। गाड़ी चलाते हुए राजेश चुप रहे। शहर से दूर एक बहुत बड़े अहाते में बनी हवेली नुमा बहुमंजिली कोठी के सामने उन्होंने गाड़ी रोक दी। यह हमारी पुश्तैनी कोठी है। पिताजी मेरे और रीना के विवाह के लिए एक ही शर्त पर राजी थे कि इस जायदाद पर सिर्फ उनके अपने खून यानी मेरी औलाद का ही हक होगा, प्रकाश का नहीं। प्रकाश के लिए ही तो मैं शादी कर रहा था। इसलिए मुझे यह बात इतनी बुरी लगी कि मैंने फैसला कर लिया कि मेरी अपनी औलाद होगी ही नहीं। रीना के गर्भाशय में फाइब्रॉइड्स थे जिनका वह इलाज करवा रही थी, लेकिन मैंने उसे दवाएं खाने की बजाय ऑपरेशन करवाकर गर्भाशय ही निकलवाने को मना लिया। उसके बाद एक शहर में रहते हुए भी न कभी पिताजी ने मुझे बुलाया, न मैं स्वयं ही गया। कुछ वर्ष पहले ही पिताजी का निधन हुआ है। मरने से पहले उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि अंतिम संस्कार के लिए मुझे बुला लिया जाए। जायदाद तो खैर लाचारी में मेरे नाम करनी ही थी, क्योंकि दान देने से तो जायदाद पराए लोगों को ही मिलती जो वे चाहते नहीं थे। लेकिन मरने से पहले एक मार्मिक पत्र भी लिखा था उन्होंने, जिसमें मुझ पर अपने परिवार की वंश बेल नष्ट करने व पुरखों की मेहनत से बनाई जायदाद को पराए खून के हाथों देने का आरोप लगाया था और अनुरोध किया था कि हो सके तो ऐसा होने से रोक दूं। अपने पूर्वजों का नाम जीवित रखने के लिए प्रकाश के अतिरिक्त भी अपना बच्चा पैदा करूं। उस पत्र को पढ़ने के बाद मैं आत्मग्लानि से ग्रस्त हो गया हूँ। एक जाने माने परिवार की वंश बेल नष्ट करने का मुझे कोई हक नहीं है। क्या नहीं किया था दादाजी और पापा ने अपने वंश का गौरव बढ़ाने के लिए, मुझे खुशहाल जीवन देने के लिए, और मैंने उनका बुढ़ापा ही खराब नहीं किया बल्कि उनका वंश ही खत्म कर दिया। प्रकाश और रीना समझदार थे। हमारा दूसरा बच्चा होने पर और उसे पिताजी की जायदाद मिलने पर
उन्हें कोई मलाल नहीं होता। दोनों ही पिताजी की भावनाएं समझ सकते थे और प्रकाश के लिए तो मेरी और उसकी माँ की कमाई ही काफ़ी थी। लेकिन भावावेश में आकर मैंने रीना की हिस्टेरेक्टोमी करवाकर सब संभावनाएं ही खत्म कर दी। राजेश बुरी तरह बिलख पड़े। शांत हो जाइए पापा, हुआ तो गलत ही, पर उसे सुधारने के लिए अब कुछ नहीं हो सकता। प्रिया ने असहाय भाव से कहा। बहुत कुछ हो सकता है, यानी सब ठीक हो सकता है प्रिया, अगर तुम चाहो तो। मैं समझी नहीं पापा, मैं भला क्या कर सकती हूँ? प्रिया ने हैरानी से पूछा। मेरी वंश बेल को बढ़ा सकती हो, मुझे मेरे खून का वारिस देकर। राजेश ने आकुलता से कहा। वह तो समय आने पर मिल ही जाएगा पापा, प्रिया ने शर्माकर कहा। प्रकाश का नहीं, मेरे अपने खून का वारिस प्रिया। राजेश ने शब्दों पर जोर दिया, जिसे मैं पापा की अंतिम इच्छानुसार अपने पुरखों की विरासत सौंप सकूं। पापा ने वसीयत में बगैर किसी शर्त के सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है, जिसका मैं कुछ भी कर सकता हूँ। केवल उस व्यक्तिगत पत्र में अपनी इच्छा जाहिर की है, जिसका मेरे सिवा किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं गिलानीवश न उस जायदाद का स्वयं उपयोग कर रहा हूँ, न रीना और प्रकाश को करने दूंगा। उसका उपयोग केवल पापा के खून का वह असली वारिस करेगा, जो दुनिया की नज़रों में तो प्रकाश की पहली संतान होगी, पर वास्तव में वह मेरी राजेश की होगी। प्रकाश की उस पहली संतान के नाम हर्षावेग में आकर अपनी पुश्तैनी जायदाद करने पर किसी को न शक होगा, न कुछ पता चलेगा। राजेश की बात का मतलब समझ आते ही प्रिया सिहर गई। इतनी घिनौनी, इतनी अनैतिक बात पापा जैसा संभ्रांत व्यक्ति कैसे कर सकता है? तो यह वजह थी पापा का उस पर इतना स्नेह लुटाने की। अच्छा सिला दे रहे थे पापा प्रकाश के प्यार और विश्वास का, लेकिन वह तो प्रकाश से विश्वासघात नहीं कर सकती। मगर प्रकाश को पापा की कलुषित भावनाओं के बारे में बताए भी तो कैसे? अव्वल तो प्रकाश इस बात पर विश्वास ही नहीं करेगा और करने पर सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या करे वह? घबराओ मत प्रिया, ना तो मैं तुमसे जोर जबरदस्ती करूँगा और ना ही कोई अश्लील या अनैतिक हरकत। राजेश ने समझाने के मकसद से कोमल स्वर में कहा। मेरे पास इस समस्या का बहुत ही सरल समाधान है। बस तुम्हें थोड़ी सी सतर्कता और गोपनीयता रखनी होगी। तुमने स्पर्म ट्रांसप्लांट यानी IVF तकनीक के बारे में सुना होगा? जी पापा, सुना है। प्रिया का स्वर कांप गया। पूर्णतया सक्षम पति के रहते किसी अन्य के वीर्य को अपनी कोख में रखने का विचार मात्र ही असहनीय था, लेकिन राजेश की कातरता और विवशता, प्रकाश के लिए असीम मोह, प्रकाश का राजेश से लगाव और उसके प्रति कृतज्ञता उसे बाध्य कर रही थी कि वह अपनी भावनाओं को कुचलकर राजेश की वंश बेल को हरी भरी रखे। इसके सिवा उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। राजेश को मना कर सकती थी, लेकिन उसके बाद अगर वे उदास या व्यथित रहने लगे तो स्वाभाविक है उन पर जान छिड़कने वाला प्रकाश भी परेशान रहने लगेगा और एक खुशहाल परिवार अवसादग्रस्त हो जाएगा। डॉक्टर अवस्थी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके क्लिनिक में सब कुछ बहुत सावधानी से हो सकता है। राजेश ने कहा। तो करवा लीजिए पापा, आप जब कहेंगे मैं वहाँ चली जाऊँगी, प्रिया ने दृढ़ स्वर में कहा। चलिए वापस चलते हैं, आपकी क्लास का समय हो रहा है। राजेश ने विस्फारित नेत्रों से प्रिया को देखा। उन्होंने बहुत पौराणिक कथाएं पढ़ रखी थीं, लेकिन जो प्रिया करने जा रही थी
ऐसा तो उन काल्पनिक कथाओं की किसी भी नायिका ने कभी नहीं किया था। हाइपर सेंसिटिव और इगोइस्ट ससुर की विषम का दंश भोगने वाली प्रिया शायद पहली आधुनिक कर्तव्यनिष्ठ पुत्रवधू व पत्नी थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।